Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 3 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. Pink highlighted portion will be covered in part 1 and blue highlighted portion will be covered in part 2. So this unit is all about the components of organizational development process. So organizational development की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हम क्यों ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं एंड देन वो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. सो वो कौन कौन से स्टेप्स है और क्यों करते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट जो पिंक हाईलाइटेड पोर्शन है यानी वो फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं हम. ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ कोर्स सोसाइटी का पार्ट है और इसको इम्पैक्ट दो तरह के फैक्टर्स करते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर. तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों ही एनवायरनमेंट्स इसको कहीं ना कहीं से असर डालते हैं क्योंकि ये सोसाइटी का पार्ट है. अब हमारे को जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना होगा सो इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजर्स लेने ही पड़ेंगे. इंटरनल मेजर्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले इवेंट्स या इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है. किस तरह के इंटरेक्शंस हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में और ये कैसे ठीक किया जा सकता है. हम ये इसमें ये चेक करेंगे कि इनका कोलैबोरेशन कैसा है एम्प्लॉयज़ के बीच में, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्रिएटिव थिंकिंग कितनी है और अगर हमें कहीं कमी लगती है तो हम इसके ऊपर वर्क करते हैं. नाउ एक्सटर्नल अगर मेजर्स की बात करें, एक्सटर्नली हम क्या देखते हैं कि कंपनी का पब्लिक रिलेशंस कैसे है, फंड रेजिंग किस तरह से हो रही है और इनके प्लान क्या क्या है. सो एडवोकेसी प्लान. सो अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट नज़र आता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में उस पर वर्क करते हैं. अगर हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज की बात करें, इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज मतलब जो उसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं उसको हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं. उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट क्लाइमेट को चेक करें कि कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर भी कहते हैं उनको. फिर हम ये भी देखते हैं इसमें कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन है, कितनी इंटरडिपेंडेंसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, इसके ऊपर भी हम वर्क करते हैं. जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर हम प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. और ये पूरा जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता है क्योंकि इसमें स्टेप वाइज हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और कमिटमेंट तो चाहिए ही चाहिए. अगर कमिटेड नहीं है जो भी प्रैक्टिशनर है और जो मैनेजमेंट है सो फिर इसका जो आउटपुट है वो ठीक नहीं आएगा. और दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है. दे शुड हैव दैट मोटिवेशन कि हाँ हम डेवलपमेंट लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो ये वन टाइम ट्रेनिंग वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है. एक के बाद एक हमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आएगी और फिर हम उस पर वर्क करना शुरू करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन के बाद वो है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. इसमें ओवरऑल इन्होंने एक जिस्ट दिया है कि कैसे होगा और उसके बाद पूरे चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कि हर एक प्रोसेस में होता क्या है. सो ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इसको पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता क्या है. तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को चेंज करते हैं और उनके बीच के रिलेशन किस तरह के हैं उस पर वर्क करते हैं सो दैट हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा क्लाइमेट पता चले, कल्चर पता चले कि किस तरह का है. और बहुत सारे सब प्रोसेस और स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस अगेन ये एक्शन रिसर्च मॉडल पे बेस्ड है क्योंकि हमें इसमें रिसर्च करना होता है. रिसर्च मतलब सर्वे करना होता है और सर्वे करके उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है और या फिर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो तभी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में सोचें. अगर हमें किसी एक डिपार्टमेंट में भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कमी है और इस पे काम करना है तो हम शुरू कर सकते हैं. या
वाकई में हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो भी हम शुरू कर सकते हैं, मतलब दोनों केसेस में शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम है या फिर हमें चेंज की ज़रूरत महसूस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब चेंज की ज़रूरत है, या हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, तो भी हम कर सकते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या आ रहा है, पहले हम असेसमेंट करते हैं, इंटरवेंशन को प्लान करते हैं, फिर इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान करने के बाद, फिर हम दोबारा डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरवेंशन का कि हमने लगा तो दी, पूरी प्लानिंग कर दी और उसको अप्लाई भी कर दिया, इम्प्रूवमेंट भी कर दिया। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या इम्प्रूवमेंट से हमें आउटपुट, वो डिटरमेंट आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे को वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जो इसके लिए हमने ये सब किया था। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस मिलती है तो ठीक है, या अगर नहीं मिलती है तो फर्दर फिर हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है, फिर से हमें कुछ प्लान करना होता है, न्यू स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और जब तक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकलता तब तक हम इसको करते रहते हैं। सो इसमें फर्दर स्टेप वाइज बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचने में इम्पैक्ट डालती है या कहीं इंटरफेयर करती है, सो दैट हम एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सके। फिर इसमें अब होगा क्या नेक्स्ट, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो अब वो लीडरशिप जो होगी वो देखेंगे कि बेटर कैसे किया जाए, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को। तब हम शुरू करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या अगर है तो फिर हम उसके ऊपर चेंज करने के लिए सोचेंगे। और इसमें सबसे पहली बात होती है कि ये ध्यान में रखना कि ये लंबा प्रोसेस है, जैसे ये तीसरी बार बता रही हूँ मैं, लंबा प्रोसेस है, और हमारा गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रोसेस तब लॉन्च होता है जब जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर जो यूनिट है जिसने जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कराती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। अच्छा, ये जो चेंज के लिए हम एजेंट ढूंढ रहे हैं, चेंज एजेंट बोल लो, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही किसी को हायर करो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अगर ऐसा बंदा है जिसमें ये स्किल मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल स्किल, तो हम उससे भी इसको करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसके ऊपर और ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो फिर हम बाहर से भी हायर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। सो उसकी पोटेंशियल्स भी हमें चेक करना ज़रूरी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ को चेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एड्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। या फिर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो होते हैं, हो सकता है वो मैनेजर हो, स्टाफ स्पेशलिस्ट हो, या फिर कोई और पार्टिसिपेंट है, वो उसको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बाहर से प्रोफेशनल आते हैं, वो ज़्यादा सीरियसली लेंगे क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंदर वाला हो सकता है सीरियसली ना ले। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं प्रैक्टिशनर्स के बारे में डिटेल, तो आप वही चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये जो टू पार्टीज है, तो कौन सी पार्टीज है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इनके बीच का रिलेशनशिप भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा ज़्यादा टाइम तक, दोनों में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। यानी प्रैक्टिशनर चूज करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। सो सपोज वो लोग दोनों ठीक है, दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप ये एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का करंट फंक्शनिंग किस तरह का है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। और रेलिवेंट क्लाइंट सिस्टम में अगर कोई इशू है उसको देखा जाएगा। अप्रोप्रिएटनेस है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या वो अप्रोप्रिएट है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। नाउ जब हमने ये सब चेक कर लिया और हम सही से सेट हो गए कि हाँ ठीक है, हमारे को यही प्रैक्टिशनर से काम करवाना है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो प्रैक्टिशनर है वो डाटा कलेक्ट करेगा। प्रिलिमिनरी डाटा कहते हैं उसको। प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन से। फिर ये उस कलेक्शन के बाद वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि क्या इससे हम कुछ आउटपुट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, जब वो कलेक्ट कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी ज़रूरी है कि जो प्रैक्टिशनर है उसकी इतनी कॉम्पिटेंस या और नॉलेज है या नहीं है ये सब करने की। उससे ऐसे ही काम नहीं शुरू करवा सकते, तो ये ध्यान में रखना होगा।
तो अगर हमें ये पता है उसकी कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये नॉलेज हेल्प करेगी दोनों पार्टीज को कि वो आगे कॉन्ट्रैक्ट में जाएं कि ना जाएं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी मैनर में डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, और जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में सेट करना चाहते हैं वो इस्टेब्लिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। जब हम एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग को सेट करते हैं तो इनिशियल पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कितनी स्पीड से ये डेवलपमेंट चलेगा, क्या कितना टाइम लेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का डायग्नोसिस के बाद ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कैसे होगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा चेंजेस को। देन इवेल्युएशन एंड कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इश्यूज़ को जब हमने एक बार ही डिफाइन कर दिया और उन एक्टिविटीज़ को जो हम कैरी आउट करेंगे इसके बाद, इश्यूज़ को डिफाइन करने के बाद, वो भी अकम्प्लिश की जाती है। अगेन एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में बहुत सारा ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगेन ये ऐसा नहीं है कि बस आपने बोला और उसने बोला हाँ हाँ मैं कर दूंगा और हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और फॉर्मेलिटी डिपेंड करती है कि किन सिचुएशंस में आप इसको कैरी आउट कर रहे हो। तो मैनेजर्स ना एक जो भी ग्रुप है या डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हम करना चाहते हैं डेवलपमेंट की चीज़, वहाँ वो मैनेजर खुद भी एज अ प्रैक्टिशनर वर्क कर सकता है। एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जब हमारे अंदर के ही मेंबर कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर होते हैं, तो ये एक फॉर्मल टाइप का होता है, इसमें ज़्यादा इनफॉर्मल टाइप का होता है, इसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैनेजर्स और ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं इश्यूज़ को, एंड देन जो भी रिजल्ट पे काम करना है उस पर वो सिंपली वर्क कर जाते हैं, क्योंकि अंदर का ही बंदा है, वो कहाँ भागेगा। सो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल होता है कॉन्ट्रैक्टिंग, एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। जब इंटरनल वाला बंदा होता है, इनफॉर्मल होता है। सो बहुत सारे रेलिवेंट मेंबर्स भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं जब हम इस प्रोसीजर पे वर्क करते हैं। और अगर हमने किसी प्रोफेशनल को हायर किया है, बाहर से किसी को हम लेके आ रहे हैं, सो हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि एंट्रिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा और बहुत फॉर्मल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, डिफाइन करना पड़ता है कि प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, और जो वो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से मिलेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, सारा बताएगा कि उसका क्या रोल होगा और वो किस तरह से चेंजेस ला सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये फिर मेजर फोकस जो कॉन्ट्रैक्ट का होगा उसको डिफाइन किया जाएगा दोनों पार्टीज के बीच में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये प्रोसेस में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस क्या है दोनों पार्टीज की, टाइम और रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, ग्राउंड रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी उस कॉन्ट्रैक्ट में। सो गोल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो भी डिफाइन किया जाएगा, अच्छा डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट होगा। इनफॉर्मल तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बाहर का बंदा है, तो ये इसको फॉर्मली लिया जाएगा। सो टीम लीडर्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्किल वाले, वो अपने कंसर्न्स बता सकते हैं कि भाई हमारे को ये कंसर्न आ रहा है और आपको क्या लगता है। फिर वो जो बंदा होगा बाहर का वो अपने आप से डायग्नोस करके बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। सपोज अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा है और उसके साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो फिर क्या करेगा, इनफॉर्मली सारा मीटिंग करेगा, देखेगा। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट से भी चल जाता है, जब अंदर का बंदा होता है तो उससे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती, और वो भी एक तरह का प्रैक्टिशनर ही होता है अगेन। सो वो अपने स्किल्स को यूज़ करता है और अपने कंसर्न्स को बताता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये कंसर्न्स है। फिर डिस्कशन होता है, वो हर एक पूरा फ्यूचर में किस तरह से एक्शन होगा, क्या डायग्नोसिस क्या है, उसके बेसिस पे फिर वो आगे एक्शन करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भाई ठीक है इस पे काम किया जाएगा और ये डॉक्यूमेंटेशन है जो एक लेकिन बाहर के बंदे का अलग होता है। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी जनरली बाहर के लोगों को हायर करती हैं इसमें।
सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोसेस वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग से ही शुरू होगा। वर्बल और नॉन वर्बल डिपेंड करता है कि बंदा कहाँ का है, अंदर का है कि बाहर का है। जब ये हमने सेट कर लिया, सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इस एग्रीमेंट में कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या रिस्क होंगे, कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और अंदर का बंदा होता है तो फिर कमिटमेंट थोड़ा कम दिखाई देता है और कभी कभी वो ग्रांटेड भी लेने लग जाता है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेप में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसमें 3 एरियाज को हम एड्रेस करते हैं। नंबर 1, हर एक पार्टी जो है वो गेन एक्सपेक्ट करती है, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा, टाइम एंड रिसोर्सेज क्या लगेंगे, एंड तीसरा, ग्राउंड रूल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे। डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसमें जो कोई भी प्रोसेस आप यूज़ करो, कोई भी अप्रोच आप यूज़ करो, लेकिन इसमें 7 स्टेप्स तो आते ही आते हैं। कौन से हैं 7 स्टेप्स? इनिशियल डायग्नोसिस, डाटा कलेक्शन, डाटा फीडबैक एंड कन्फ्रंटेशन, फिर एक्शन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, इवेल्युएशन एंड फॉलो अप। ये 7 स्टेप्स बताए हुए हैं। तो ये कोई भी अप्रोच आप फॉलो करोगे, ये 7 स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट स्टेप हम इस पार्ट में कवर करेंगे एंड बाकी के स्टेप्स जो हैं वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सब एक ही में सारा कुछ करने लगी। तो फर्स्ट पार्ट में इनिशियल डायग्नोसिस होता है। जब पहला डायग्नोसिस होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे हम वो समझेंगे। सो मेजर एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का डायग्नोसिंग ही है। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप इलाज कैसे करोगे, इसलिए ये मेजर एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का। सो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिशनर जो होता है वो क्या करता है, अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करेगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर सके, यानी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होता है, ये वो अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करेंटली किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसको पता लगाना, उसको समझना एंड ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे हम इंटरवेंशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटरवेंशन मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डायग्नोसिंग में 2 चीज़ें आती है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट फंक्शनिंग क्या है, और क्या नेसेसरी डिज़ाइन ज़रूरी है उस चीज़ को लाने के लिए। फिर सक्सेसफुल एंट्री होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, जैसे एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, वो किया जाता है। और ये हेल्प करेगा प्रैक्टिशनर को फोकस करने में कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और वो फिर बाकी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनके साथ बैठ के एक्शन प्लान डिवाइस करेगा डायग्नोसिस के बेसिस पे कि अब आगे कैसे एक्शन करना है। जो इनिशियल डायग्नोसिस होता है ना, वो जब कंडक्ट करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं कभी कभी। कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। ये एक प्रॉब्लमेटिक और क्रिटिकल सिचुएशन भी है, क्योंकि कभी कभी हाथ में नहीं आती मेजर इनिशियली जब हम फोकस करते हैं तो इसीलिए बहुत सीरियस कंसर्न है ये, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए जब हम डायग्नोसिस पे आते हैं। सो फोकस कहाँ पे होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, और क्या चेंज की ज़रूरत है। कभी कभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक पार्ट में होती है। तो एक बार ही चॉइस जब बना ली कि भाई हमने रिव्यू कर लिया, हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और फिर सेकंड स्टेप आता है डाटा कलेक्शन के बाद, जहाँ डाटा कलेक्शन इज़ अ सेकंड स्टेप। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। जो डायग्नोसिस होता है वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बता देता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या लेना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनएडिक्वेसीज ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, और उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर उन लोगों को, प्रोफेशनल्स को, जो कॉम्पिटेंट पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनको पता चल जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम्स है, तो वो फिर प्लान कर सकते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए। जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अगेन ये जो सर्विसेज है हम बाहर से कंसल्टेंट से लेंगे। जो कंसल्टेंट है वो फिर बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड करेगा। बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, जैसे इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनेयर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एनालाइजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, देन रिपोर्ट्स बनाना, ग्रुप डिस्कशन करना,
प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। तो ये इतनी सारी चीज़ों से प्रॉब्लम पता चली जाती है। फिर जो मेथड होता है वो सिलेक्ट करते हैं इनिशियल डायग्नोसिस के बेसिस पे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इंटरवेंशन के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे तभी जाएगा डाटा कलेक्शन के जब उसको प्रॉब्लम पता चल गई। तो प्रॉब्लम पता लगाने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्वेश्चन है, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन। So friends, this was all about part 1 of यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 3 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।